द्रव के इस गुण के कारण ही, विसरण के गुण के कारण ही हमें क्या करता है, दूध वाला जो है हमारा दूध में पानी मिला करके हमें दे देता है। तो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो द्रव के अंदर ये गुण है। यदि इस हालांकि उसको नहीं मालूम होता है कि यहाँ पर विसरण का गुण है, उनको इसको सीधा पता है कि हाँ दूध में पानी मिलाने पर मिल जाता है। तो मिल क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर विसरण का गुण है। यदि विसरण का गुण नहीं होता तो दूध में पानी नहीं मिलता है ना। तो द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने का गुण होता है ना। पानी को दूध में रखिए तो आराम से मिल जाता है ना। यदि नहीं मिलता तो क्या होता, आदमी दूध में पानी मिला नहीं सकता है ना। तो उसी को जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस चीज का, लैक्टोमीटर का। तो विसरण यही है। तो द्रव का हम लोग छठा गुण क्या पढ़ रहे हैं कि विसरण। उसके अंदर विसरण का गुण होता है। विसरण का मतलब सिंपल भाषा में क्या समझे कि अपने सिंपल भाषा में समझने के लिए देखिए, विसरण का मतलब हुआ कि अपने अंदर समा लेना, अपने अंदर मिला लेना। ठीक है, अपने भाषा में। देखिए साइंस के भाषा में लिखा हुआ है कि द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति, टेंडेंसी है ना, ये गुण से संबंधित होता है। कि किसी का गुण होगा ना कि जैसे ताक झाक करने का, साइकिल क्रॉस चलाने का, तो यही सब है ना टेंडेंसी होता है किसके अंदर, द्रव के अंदर। तो इसे ही मिश्रण का गुण कहते हैं, मतलब अपने अंदर मिश्रित करने का गुण होता है ना। क्यों मिश्रित करने का गुण होता है? क्योंकि इसमें भी बहने का भी गुण होता है। तो इसे पहले वाले गुण में पढ़े थे। अगला गुण है द्रव का जमना। यदि द्रव नहीं जमता, इसके अंदर जमने का गुण नहीं होता, तो इसकी अवस्था जो है द्रव से ठोस नहीं हो पाता। जैसे द्रव पानी जो है, पानी कितना पर जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 80 + 273 केल्विन निकालने का फॉर्मूला आता है। 273 डिग्री केल्विन। यही बात यदि केल्विन में पूछेगा कि द्रव का है ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यानी कि द्रव किस तापमान पे जम जाएगा, वो हमको बताना है डिग्री केल्विन में। 273 इन्हें कि वहाँ बोल दीजिएगा 0 डिग्री। तो ये सेल्सियस में, ये अलग स्केल है, ये अलग पैमाना है। किस चीज का, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, टेम्परेचर मापने का। समझ रहे हो नहीं समझ? हाँ, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा जल, और केल्विन में कितना में जमेगा, यदि इसके अंदर अब मान लीजिए द्रव को जमा देता है तो बर्फ बन जाता है। उसको लेकर के माथा पर पटक देंगे किसी को तो टूट जाएगा, है ना। किसी भी चीज पर रखेंगे तो उसको जो कमजोर होगा उसे तो टूट सकता है। जबकि वो क्या है, पानी है ना। पानी है ना रे। तो पानी उसको क्या है, फिर से हम वाटर में कैसे बदल सकते हैं, तो उसको गर्म कर, उसको गर्म कर। तो अब जो हम लोग जाएंगे किचन में, देखेंगे कि पानी को गर्म कर रहे हैं तो कितना देखेगा, हाँ पानी गर्म हो रहा है, उसमें से वाष्प ऊपर जा रहा है, भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको किस एंगल से देखेगा, किस नजरिया से देखेगा, हाँ यहाँ पर पानी एक द्रव वाला पदार्थ का अवस्था है। मुख्य रूप से 3 अवस्था, वैसे 5 अवस्थाएं होती है जी, बोलो ना, बताइए। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, आइसक्रीम, कंडन। ठीक है, ये 5 अवस्था है। लेकिन 3 हम लोग अपने आसपास मुख्य रूप से देखते हैं। तो जो आदमी नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो क्या देखते हैं, हाँ पानी को गर्म किए तो भाप सब जा रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तो लोग कैसे देखोगे कि यहाँ पर द्रव पदार्थ का एक अवस्था, यानी कि द्रव जो है वो बदल रहा है किस चीज में, गैस में। यानी कि इसका एक अन्य अवस्था गैस के रूप में परिवर्तन हो रहा है ना। तो देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। कि अब देखना है, हाँ पानी गर्म कर रहे हैं, बस हो गया। यहाँ पर पदार्थ का एक अवस्था बदल रहा है, नहीं, यानी कि द्रव से क्या बन रहा है, गैस। ठीक है, वाष्पन, इसका वाष्पन का भी गुण होता है। वही गुण अभी जो हम पढ़ा है ना, यही ना वाष्पन है कि द्रव का वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पन। लिखा हुआ है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना। वाटर किस में बदल जाता है, वेपर, नहीं वाष्प में। इसी वाष्प से ना जेम्स वाट क्या किया था, वाष्प इंजन बनाया था जिससे ट्रेन चला। इसी से इसमें शक्ति होता है, ऊपर जो ढक्कन रहता है ना उसको हटा देता है। तो उसको देखा ध्यान से, वो इसका मतलब है कि जब
ये ढक्कन को हटा सकता है, तो इसकी एनर्जी का प्रयोग किया जाए तो गाड़ी इंजन भी खींचा जा सकता है। तो वाष्प इंजन बनाया था इसी शक्ति को देकर। तो इसलिए बोले हैं ना कि अब अवस्था जब वहाँ किचन में जाएंगे तो जब वाष्प बनते हुए देखेंगे तो सीधा ये नहीं कहेंगे कि हाँ वाष्प सब जा रहा है। अब ये वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि साइंस का वहाँ पर एक घटना घट रहा है जी। अब देखिए वाष्पन क्या होता है, तो शॉर्टकट में अपने भाषा में क्या समझेंगे कि द्रव का धीरे धीरे है ना वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, है ना। लिखा हुआ है डिफिनीशन, जब एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। वहाँ पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। इसलिए साइंस को ना रट के नहीं पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जितना समझिएगा, लड़का समझ के पढ़ेगा तो क्रिएटिव होगा, तो वैसा ना इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि माइंड क्रिएटिव है तब ना कोई नया चीज का आविष्कार कर देगा, नया चीज खोजेगा। तो साइंस को जिंदगी में कभी भी रट के नहीं पढ़िए, जितना हो सकता है उसको समझिए, है ना। उसके अंदर निचोड़ निकालिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है ना। हाउ एंड व्हाई जरूर होना चाहिए साइंस पढ़ते समय, नहीं होगा तो साइंस का अधूरा नॉलेज ही रहेगा, ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक पढ़ाए हैं, मान लीजिए जल जो है उबलना शुरू करता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना पर 100 डिग्री यानी कि डिग्री सेल्सियस पर जी। तो 100 डिग्री क्या हुआ उसका टेम्परेचर नहीं, क्वथनांक 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ नहीं, 100 डिग्री क्या हुआ क्वथनांक। बोले इंग्लिश में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए साइंस को आगे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, हिंदी में पढ़ना काफी टफ हो जाएगा जी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। या ये प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो याद कैसे रखेंगे, तब पहले दिमाग में एक इमेज कीजिए, यानी कि सोचिए, कल्पना कीजिए कि पानी को गर्म होते हुए लगभग हर एक स्टूडेंट देखे होंगे, है ना। पानी जब गर्म होता है ना, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो धीरे धीरे वाष्प बन करके ऊपर जा रहा होता है कि नहीं जाता है, जा रहा होता है। तो गर्म हो रहा है ना, तो ये प्रक्रिया भी वाष्पन कहलाता है। तो ये पहले कल्पना की, जब कल्पना किए तो भूल भी जाएंगे, तो उसको हम अगले दिन दिखा देंगे कि कैसे देखो पानी गर्म हो रहा है। हालांकि ये सब देखा है, तो देखा है ना लगभग, इसको नहीं भी दिखाएंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए पानी को गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे वाष्प ऊपर जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रटना है नहीं, समझिए कि पानी को गर्म होते हुए देखते हैं ऊपर जो पानी वाष्प बन के जा रहा था उसी को ही वाष्पन कहेंगे। सिंपल है, रटना नहीं है, समझना है, समझना है। यदि आप समझते हैं तो क्या बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे, साइंस को अच्छा से जान पाएंगे, नहीं आसान लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। और हाँ एक बात और सबको कहेंगे कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है ना। तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया था, सभी सिर्फ इस कोचिंग में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट जो है, एक तो महीना के है ना जब एग्जाम होने वाला था उसके 1 महीना पहले आया था, तो वो सेकेंड मतलब 12-13 नंबर से उसका सेकेंड डिवीजन हो गया। तो बाकी सभी विद्यार्थी और एक और जो सेकेंड की, बाकी सभी विद्यार्थी जो है वो सेकेंड इसलिए कर गए क्योंकि वो रेगुलर नहीं आते थे, ठीक है। बाकी सभी विद्यार्थी जो है एक्सीलेंट में पढ़ने वाला फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इस बार ये लक्ष्य भी था, क्लास में हम बोल दिए थे कि इस बार जो है एक सभी प्रयास करो, हम सब मिल करके प्रयास करें कि कोई भी लड़का जो है सेकेंड विकेंड हो जाता तो ये क्या है ना काहे पढ़ते हो। सभी बैच में सब पढ़ने आ रहा है, सब जो है फर्स्ट होना चाहिए, है ना। तो उतने लड़के में सभी जो है फर्स्ट डिवीजन में सिर्फ 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इससे अगले बार जो है इस बार अलग फिर से प्लानिंग रणनीति अलग बना करके बच्चा लोग को दिया जाएगा कि बाबू अब जो है इसमें सेकेंड होने वाला प्रथा जो है हम चाहते हैं समाप्त हो जाए, ठीक है। हाँ तो इसमें आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोग का भी आगे वहाँ पर पहुँचना है। अभी से ही आप लोग को इतना टैलेंटेड हो जाना है कि फर्स्ट क्या टॉपर बन के दिखाना है ना। फर्स्ट तो एक थोड़ा सा छोटा लक्ष्य हो गया ना। मान लो कि इसको ये सब लिख लिए हैं जी, रेज करें जी।
लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाना चाहिए। हम फर्स्ट डिवीजन के बारे में क्यों सोचेंगे? हम सोचेंगे कि 450 नंबर आवे या 500 में 500 लावे, रिकॉर्ड बनावे वो हर एक विषय में 100 है ना। सर नहीं समझ वो पकड़ो तो पहले हार गया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसलिए आदमी कोई भी काम करता है तो सबसे पहले मन में सोचता है, नहीं तो मन में जीतना पहले बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट का रिजल्ट जो खराब हो जाता है तो वो कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं। तो क्यों लेंगे? जिंदगी में एगो एग्जाम आपका जिंदगी ने डिसाइड कर सकता है, लाइफ ने डिसाइड कर सकता है, नहीं ना? बोलो जी। अभी तो कितना एग्जाम आया लाइफ में उसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो एक एग्जाम देने पर जिसको नंबर कम आ जाता है तो उसको डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। शंकर सलन जी का एक लाइन सुना है ना, 8वीं में पढ़े होंगे जी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर नहीं। यानी कि आपका जो मंजिल है, जो सपना है, अपने मेहनत के दम पर उसे हकीकत में बदल दीजिए। नहीं, जब तक जिंदा है तब तक जीतने पर यकीन करेंगे। कौन जरूरी है कि हार गए, है ना। और हमेशा जिस सफलता जितना नहीं सिखाती ना, उससे ज्यादा असफलता आदमी को शिक्षा देता है जी, है ना। इसलिए क्या कमी रह गया उस पर काम करके फिर से आगे बढ़िए, है ना। एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है ना। एंट्री कैसा भी हो, एग्जिट धमाकेदार होना चाहिए, उससे आदमी क्या आता है, ठीक है। तो लाइफ में टॉप करना है। एक एग्जाम में यदि किसी को गड़बड़ हो गया तो कौन दिक्कत है, लाइफ में टॉप करो, ठीक है। एक आदमी था, वो 38 बार इंटरव्यू में फेल हुआ, उसके बाद इतना मेहनत किया कि पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। समझ में आ गया? तो क्या अब उस वैसा इंटरव्यू वो अपने बैठ के लेता है समझे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम यदि खराब नंबर आ गया, एगो नंबर आप देखो उसमें क्या होता है, लक का भी है ना रोल आ जाता है इसमें कि लड़का 50 को क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से 50 में से कुछ नहीं आया, कोनो लड़का था 10 को पढ़ा, उसमें से मैक्सिमम आ गया तो सफल हो जाएगा। इसलिए एग्जाम किसी भी लड़का का मेरिट नहीं डिसाइड करता है। यदि किसी भी कोई लड़का है जो सेकेंड मार करके भी नीट निकाल देता है, IIT निकाल देता है, बोलना रे, कोनो लड़का टॉपर बन के भी नहीं निकाल पाता है। तो ऐसी बात नहीं, एगो एग्जाम किसी लड़का के मेरिट को नहीं डिसाइड करता कि इसमें कम मेरिट है, इसमें ज्यादा मेरिट है ना। इसलिए खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जिसको खुद पर विश्वास नहीं रहता उसको कुछ नहीं होगा, है ना जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम किसी भी स्टूडेंट का क्या लाइफ नहीं डिसाइड करता है। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए, ठीक है। लक्ष्य हमेशा कैसे बनाइए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना सोचा है, यानी कि इसका लक्ष्य है कि यहाँ से चल करके हमको यहाँ पहुँचना, ठीक है। इसके लिए वो पूरा एफर्ट करता है ना, फुल एनर्जी झोंकता है, अपना सब कुछ झोंक देता है उसमें, और वो यहाँ से चलना शुरू भी कर देता है। मान लो यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर आकर के वो आगे नहीं जा पाया किसी कारण पर, मान लो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मान लो। अब ये दिमाग में तुम लोग नहीं सेट करना कि वो यहीं तक पहुँच पाता है तो हम भी यहीं तक पहुँचेंगे, ऐसा बात नहीं। हमको हम मान रहे हैं कि वो यहाँ तक पहुँचा। आप कौन लड़का सोचिए कि यहाँ तक लक्ष्य बनाता है, यहाँ तक लक्ष्य बनाना है, इसको यहाँ से चलना है, तो यहाँ पहुँचियो गया तो ये इस लड़का से छोटे रह गया, यानी कि नीचे ही रह गया। समझ गए ना बात जी। इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य बड़ा बनाना चाहिए। यदि बड़ा बनाते हैं तो हम उससे नहीं भी पहुंच पाएंगे ना तो लाखों हजारों को ना पीछे छोड़ देंगे, है ना जी। हमारा लक्ष्य में बड़ा था, बोलो ना, लक्ष्य जब बड़ा रहता है व्यक्ति का तो नहीं भी पहुंच पाता है ना तो क्या होता है, दूसरे को पीछा छोड़ देता है। इसलिए हम फर्स्ट डिवीजन का है सोचेंगे, हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तो ऑलरेडी कितना पीछे छूट जाएगा, समझ गए। इसके लक्ष्य छोटा होगा ना बाबा, पा भी लेंगे लक्ष्य को तो दूसरा तो छोटे रह जाएगा, समझे।